हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमने एसएससी सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हमने 2016 का पेपर सॉल्यूशन डिस्कस किया है। और हम रिसेंटली जो है इस लेक्चर में 2019 का जो पेपर हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। ये 2019 का जो पेपर है इसका सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रोपोमाइसिन इन द मसल फाइबर इज विच टाइप ऑफ मसल्स प्रोटीन? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ऑप्शन बी एंकरिंग प्रोटीन, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ऑप्शन डी रेगुलेटरी प्रोटीन। तो चलिए ये एमसीक्यू हमने नोट सेट सीरीज में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। आपको इसका आंसर करना है कि जो ट्रोपोमाइसिन है वो किस टाइप के प्रोटीन के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी रेगुलेटरी प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने पहले भी डिस्कस करा था क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेशली हम बात करते हैं मसल्स प्रोटीन के बारे में। हम ज़्यादा डीपली इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम तीन प्रोटीन के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो है मसल्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और उससे क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं। फर्स्ट हम बात करें तो जो फर्स्ट टाइप प्रोटीन होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सेकेंड हम बात करें, सेकेंड वन इज रेगुलेटरी प्रोटीन। सब में से एमसीक्यू पूछा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नाम से आपको पता चलेगा इनका फंक्शन क्या क्या है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मेनली मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। इसमें स्पेशली हम बात करें तो टू टाइप के प्रोटीन हम पढ़ते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ द प्रोटीन इज टाइप ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन, या किसी का भी एक नाम दे देगा और आपको पहचानना कि वो किस टाइप का प्रोटीन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है। बस ये छोटा सा क्लासिफिकेशन आप याद रख लोगे तो इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल में एक्टिन और मायोसिन हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें टू टाइप के प्रोटीन अगेन हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रोपोमाइसिन। ये हमारा एमसीक्यू है जो पूछ रखा है कि ट्रोपोमाइसिन किस टाइप का प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन। एंड सेकेंड वन इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में एक तो मसल प्रोटीन का क्वेश्चन आता है और एक जब हम एमआई पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसमें भी ट्रोपोनिन का बहुत अच्छे एमसीक्यूज आते हैं। वो हम जब एमआई पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा यूनिक है, ये याद नहीं रहता है, इसलिए एग्जामिनर इसको पूछता है कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसके अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं। तो इसमें से हम 3-4 प्रोटीन के नाम हमें याद होने चाहिए। एक्टिनिन, देखो दोनों में डिफरेंस, ये एक्टिन है, ये एक्टिनिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्मीन। चारों एटलीस्ट आपको ये क्लासिफिकेशन, छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको याद रहना चाहिए। डिस्ट्रोफिन, शायद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज टाइटिन। ये छोटा सा क्लासिफिकेशन है, एटलीस्ट आपको याद रखना है कि किस टाइप का प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब इसमें से कुछ एमसीक्यू और बनते हैं। स्पेशली हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कैल्शियम है ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वो किस टाइप के प्रोटीन पे जो है बाइंड होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रोपोनिन के बारे में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ट्रोपोनिन इसका एक पार्ट है, इसका हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रोपोनिन से और क्या एमसीक्यू पूछा गया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रोपोनिन के बारे में। ट्रोपोनिन की जो फर्दर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसमें 3 टाइप के हम पार्ट देखते हैं ट्रोपोनिन के। फर्स्ट होता है ट्रोपोनिन सी, सेकेंड वन इज ट्रोप आई। ये सारे टेस्ट जो हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के डायग्नोस्टिक फीचर के रूप में यूज करते हैं। लास्ट वन इज ट्रोपोनिन या शॉर्ट में हम ट्रोप टीवी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो अब क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो कैल्शियम है वो किस प्रोटीन पे जाके बाइंड होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आपको आंसर क्या करना है, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन किस पे बाइंड होगा, कैल्शियम ट्रोप सी पे। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें, स्पेशली अगर हम बात करें ट्रोप आई के बारे में, अगर क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्ट कार्डियक मार्कर कौन सा है इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर बेस्ट कार्डियक मार्कर कौन सा है, तो कौन सा होगा, ट्रोप आई।
आपको ये भी एमसीक्यू याद रखना है, बेस्ट कार्डिक मार्कर है एमआई के केस में। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ट्रोप में से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इनके नॉर्मल वैल्यूज एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, स्पेशली अगर हम बात करें ट्रोप आई के बारे में। ट्रोप आई की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.6 to 1.5 नैनोग्राम पर ml। यूनिट भी आपको याद रखना है, नैनोग्राम पर ml। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोप ई की, तो इसका जो वैल्यू होता है 0.1 to 0.9 सॉरी 0.1 to 0.2 नैनोग्राम पर ml। ये कुछ नॉर्मल वैल्यू है, और एमआई के अंदर ये कितना बढ़ जाता है, मोर देन 1.5। अगर हम ब्लड में इसको देखते हैं तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। जो ट्रोप आई है वो कितनी देर में रिलीज होता है, ये भी एमसीक्यू है। विदिन एमआई के विदिन 3 आवर्स के अंदर ये रिलीज हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स मेड कर लेना। और कब तक रिमेनिंग रहता है ब्लड के अंदर, 7 to 10 डेज के अंदर हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं पोस्ट एमआई भी। ठीक है, इसलिए बेस्ट मार्कर के रूप में जो है ट्रोपोनिन आई को हम यूज करते हैं। ट्रोप सी का क्या क्वेश्चन बनेगा, कैल्शियम इससे बाइंड होता है ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स प्रोटीन। इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसमें से सारे आपको याद रखना है। एक और याद रखना कि जो ट्रोपोमाइसिन है, ट्रोपोमाइसिन ये भी एमसीक्यू पूछा गया था, ये भी एमसीक्यू लगा लीजिए कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन की 2 साइट होती है। जैसे मान लीजिए एक्टिन प्रोटीन है, अगर इस तरीके से प्रोटीन बनाए तो इसकी एक साइट होती है जहाँ पे बाइंड होता है। तो इस साइट को कौन सा प्रोटीन, एक्टिन की एक्टिव साइट को कौन सा प्रोटीन कवर करता है, ट्रोपोमाइसिन। ये भी याद रख लीजिए। कैसे लिखेंगे, जो ट्रोपोमाइसिन है कवर करता है एक्टिन की एक्टिव साइट को। ठीक है, ये याद रखना है। एटलीस्ट याद नहीं रहता आपको उसका क्लासिफिकेशन याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एंटीरियर फोंटेनेल क्लोजेस बाई ऑप्शन ए 2 to 3 years ऑफ एज, ऑप्शन बी 8 बर्थ, ऑप्शन सी 2 month ऑफ एज, ऑप्शन डी 9 to 18 month ऑफ एज। चलिए इजी एमसीक्यू है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बार बार जो पीडियाट्रिक के क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। पीडियाट्रिक का कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो एंटीरियर फोंटेनल कब क्लोज हो जाता है, आंसर करना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2 चीजें इसके अंदर हम देखते हैं, एक एंटीरियर फोंटेनल और एक पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल एंड सेकेंड वन इज पोस्टीरियर फोंटेनल। इसमें से क्या एमसीक्यू बनते हैं, पहला एमसीक्यू ये बनता है कि इसका जो दूसरा नाम है एंटीरियर फोंटेनल को और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं ब्रेग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रेग्मा के नाम से भी जानते हैं। और पोस्टीरियर फोंटेनल की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेमडा। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें एंटीरियर फोंटेनल के बारे में। इसमें कितने सूचर जो इन्वॉल्व होते हैं, 3 सूचर से मिलकर बना होता है ये। कितने सूचर, 3 सूचर। कौन कौन से सूचर होते हैं जिसके मिलने से एंटीरियर फोंटेनल का फॉर्मेशन होता है, फ्रंटल सूचर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द एंटीरियर फोंटेनल फॉर्मेशन। तो एक 3 ये दे देगा और एक एक्सेप्ट करके देगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सेकेंड वन इज कोरोनल सूचर, थर्ड वन इज सेजाइटल सूचर। ये तीनों सूचर की जो है आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल, जो कितने सूचर से मिलकर बना होता है, 2 सूचर से मिलकर बना होता है। और कौन कौन से सूचर होते हैं, वो सेजाइटल सूचर फर्स्ट एंड सेकंड वन इज लेम्बलोइड सूचर। तो ये सूचर आपको याद रखना है। जो याद रखने वाली चीज मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पड़ेगा, एंटीरियर फोंटेनल का दूसरा नाम क्या है, ब्रेग्मा। पोस्टीरियर का लेम्डा। कितने सूचर से मिलकर बना होता है एंटीरियर फोंटेनल, 3 सूचर से। पोस्टीरियर कितने सूचर से, 2 सूचर से। और अगर हम बात करें इनमें क्या डिफरेंस है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एंटीरियर फोंटेनल अगेन एंड दिस इज पोस्टीरियर फोंटेनल। अगर यहाँ पे हमने बात करी थी कि सूचर कितने होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सूचर लाइन कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि सूचर लाइन कितनी होगी इसमें सूचर लाइन होगी 4। ये याद है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है। और पोस्टीरियर फोंटेनल में अगर बात करें तो सूचर लाइन कितनी होगी, मतलब जितने सूचर है उससे एक आपको एक्स्ट्रा लाइन, बस इतना सा याद रखना है। सूचर लाइन होगी 3। तो बेसिकली जो इसका शेप किस तरीके से आएगा, ये जो 4 सूचर है इस तरीके से मिलेंगे, 4 सूचर लाइन, इस सूचर लाइन इस तरीके से, जो 4 सूचर लाइन मिल रही है तो इसको जब मिलाएंगे तो किस तरीके का शेप बन रहा है, डायमंड शेप। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एंटीरियर फोंटेनल का जो शेप है किस शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। इस स्लाइड के सारे एमसीक्यू ही याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें 3 सूचर लाइन होती है, एक इस तरीके से होती है
और 2 इस तरीके से होती है। जब इनको मिलाएंगे तो इनका शेप किस तरीके से होता है, ट्राइंगुलर। तो किस शेप का होता है, ट्राइंगुलर शेप का। ये भी आपको याद रखना है। अब जो सबसे ज्यादा एमसीक्यू इसमें से पूछा गया है वो याद रखना है, इसके क्लोजिंग टाइम कि कब ये क्लोज होते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एटलीस्ट कुछ भी याद नहीं रहे, ये आपको याद रखना है क्लोजिंग टाइम कितना होता है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें, वैसे तो 19 to 18 मंथ इसका जो है टाइम होता है। अगर एग्जैक्ट हम बात करें तो 12 to 18 मंथ इसको एग्जैक्टली हम अगर क्वेश्चन आंसर करना तो 12 to 18 मंथ होगा। ठीक है, ये इसको हम बोल क्या सकते हैं 1 to 1.5 ईयर, 1 से 1.5 साल में जो है एंटीरियर फ्रंटल क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पोस्टीरियर फ्रंटल कब क्लोज होता है, 6 to 8 वीक्स के अंदर, यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका क्लोजर हो जाता है। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू जो है ऑप्शन आंसर करना है। रेंज पूछे तो रेंज तो 24 मंथ तक भी जा सकती है इसकी, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको पूछे तो 12 to 18 मंथ, यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर। आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन भी आपको देगा कंफ्यूज करने के लिए, 12 to 18 ईयर्स। तो आपको सिर्फ ये जो डिजिट देख के ये क्लिक नहीं करना, आपको पीछे भी देखना कि वो मंथ पूछ रहा है, ईयर पूछेगा तो गलत हो जाएगा। मंथ की बात हो रही है यहाँ पे, 12 to 18 मंथ में क्लोजर होता है, ना कि 12 to 18 ईयर के अंदर। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है एंटीरियर फ्रंटल और पोस्टीरियर फ्रंटल के बारे में, कुछ डिफरेंस आपको याद रखना, सूचर आपको याद रखना है, दूसरा नाम किस शेप का होता है, ये सारी चीजें हैं एक बार जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पॉजिटिव ब्रुडजेंस्की एंड कर्निक साइन आर इंडिकेटिव ऑफ। सबको पता है कि ये किसका साइन है। ऑप्शन ए हेमिप्लेजिया, ऑप्शन बी एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन सी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी इमेज देख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले हम साइन को समझ लेते हैं, साइन क्या होते हैं। मान लीजिए है जो पेशेंट है, इसको हम इस तरीके से, ये एक पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट को हमने इस तरीके से सुपाइन पोजिशन में लेटा रखा है। तो अगर जब हम एक पेशेंट का जो नी इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, इस ये पोजीशन देंगे जिसके अंदर ये वाला जो एंगल ये भी 90 डिग्री है और ये वाला जो नी का एंगल ये भी 90 डिग्री है। जब पेशेंट का जो पैर है इस तरीके से हम 90 डिग्री पे एलिवेट करेंगे और बाद में फर्दर इसको जो है ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो पेशेंट क्या शो करेगा, पेन शो करेगा। तो ये किस साइन को इंडिकेट करता है, दिस इज कर्निक साइन, दिस इज कर्निक साइन। क्वेश्चन क्या देगा, लैंग्वेज क्या देगा कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी, 90 डिग्री पे उसका हिप और नी फ्लेक्स करा, उसके बाद में फर्दर एक्सटेंशन करा तो उसको पेन होता है। तो कौन सी पोजीशन है, दिस इज कर्निक साइन, दिस इज, ये कौन सा साइन है, दिस इज कर्निक साइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रुडजेंस्की साइन के बारे में। ब्रुडजेंस्की का आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगेन दिस इज द पेशेंट, इसको हम इस तरीके से सुपाइन पोजीशन में जब इसको हम डालते हैं, जब पेशेंट का इस तरीके से नेक का एक्सटेंशन किया जाता है तो जो इसके लेग है ऑटोमेटिक उनका एक्सटेंशन इस तरीके से होता है। पेशेंट क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो पैर इस तरीके से एक्सटेंड करेगा। कब एक्सटेंड करेगा, जब उसके नेक को इस तरीके से फ्लेक्स किया जाएगा। तो ये किस टाइप का साइन, लैंग्वेज कैसे आएगी कि जब पेशेंट की नेक को हम फ्लेक्स करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका लेग का एलिवेशन हो जाता है, पेन होता है यहाँ पे। ये किस टाइप का साइन है, दिस इज द ब्रुडजेंस्की साइन, ये आपको याद रखना है। इसका डायग्राम नहीं लगाया हमने, लेकिन आपको सर्च करके देखना है कि किस तरीके से ये एग्जामिनर डायग्राम देके भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जो मेनिंजाइटिस में से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के अंदर। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। क्या होता है मेनिंजाइटिस, सबसे पहले मेनिंजिस के बारे में पता होता है कि जो ब्रेन मेनिंजिस है, जो कवरिंग होती है, उनको क्या बोलते हैं, ब्रेन मेनिंजिस। ये कितनी होती है, डूरामीटर होती है, अरेक्नोइड और पायामीटर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको सीक्वेंस अगर बात करें बाहर से अंदर की तरफ है, ये बाहर से अंदर की तरफ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाहर से अंदर की ओर जो मेनिंजिस है उसका सीक्वेंस कैसा होता है, सबसे पहला आएगा डूरामीटर, देन अरेक्नोइड मीटर बीच में, देन पायामीटर। ये याद रखना, बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब भी मेनिंजिस का जो अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। थोड़ा सा फास्ट इसको डिस्कस करेंगे, लेंथी टॉपिक है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है, इसकी इटियोलॉजी में से क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से कौन कौन सी टाइप की मेनिंजाइटिस होती है, देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में। ये सारे एमसीक्यू है, इनको आपको नोट्स में लिखना है, याद करना है, ठीक है। आप इस तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे, इसका कोई सेंस नहीं रहेगा जब तक आप इसको नोट्स में नहीं लिखोगे और याद नहीं करोगे। नेक्स्ट पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में। तो अगर मोस्ट कॉमन कॉज तीनों का अलग अलग पूछते हैं, अगर हम बात करें 0 to 1 मंथ यानी नियोनेट के अंदर इसका मोस्ट कॉमन कॉज पूछे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो आपको आंसर करना ई कोलाई।
इसमें एज देखकर आपको एज पूछा जाता है कि पर्टिकुलर एज में जो मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर आपको 2 मंथ से 20 ईयर के बीच में अगर आपको एज दी जाए और पूछे कि उसमें कौन सा जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो कौन सा, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। क्या होगा, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। तो ये याद रखना है, ये भी सबसे ज्यादा एमसीक्यू यही पूछा गया है जो एडल्ट के अंदर जो 20 ईयर्स तक जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, स्पेशली हम किसकी बात करें, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेनिंगोकोकल, इसी को हम बोल देते हैं मेनिंगोकोकल। दोनों नाम एक ही है, आपको याद रखना है। एज के अकॉर्डिंग पूछेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अब इसमें से और क्या एमसीक्यू पूछा गया है, अगर ये बैक्टीरिया अगर मेनिंजाइटिस करता है तो इसमें ऑल ओवर बॉडी में क्या दिखाई देखने को मिलता है, रेसेस अपीयर होते हैं। ये भी एमसीक्यू है, ये भी याद रखना है आपको। किस टाइप के मेनिंजाइटिस में रेसेस अपीयर हो रहे हैं, नाइजीरियन मेनिंजाइटिस में। और दूसरा एमसीक्यू इसमें से क्या पूछा गया, अगर पेशेंट को नाइजीरियन मेनिंजाइटिस की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है तो हम इसको कौन सा आइसोलेशन देंगे, तो हम देंगे इसको ड्रॉपलेट आइसोलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ड्रॉपलेट आइसोलेशन किसकी बात करें, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की। ड्रॉपलेट आइसोलेशन देंगे इस पेशेंट को, ठीक है। ये आपको एज फैक्टर के अकॉर्डिंग याद रखना है। अगर 0 to 1 मंथ पूछे तो अलग आंसर होगा, और 2 to 20 ईयर पूछे तो अलग आंसर होगा। नेक्स्ट और बात करते हैं इसके अंदर, और क्या एज है। अगर मोर देन 20 ईयर पूछ लिया जाए आपको कि मोर देन 20 ईयर पे किसी को मेनिंजाइटिस हो रहा है और उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकल। तो ये कुछ एज वाइज आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसके याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस में से तो हर एक एग्जाम को छोड़कर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और टाइप का मेनिंजाइटिस होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलर यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से जो टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो भी अगर मेनिंजिस को जाके इन्फेक्ट कर देता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। इसका जो एमसीक्यू आता है वो क्या आता है कि जब पेशेंट को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाता है तो जो उसका सीएसएफ है, जब उसकी सीएसएफ की हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें किस टाइप का अपीयरेंस देखने को मिलता है, कोब वेब अपीयरेंस, मकड़ी के जाले के जैसा अपीयरेंस सीएसएफ के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या आता है, कोब वेब अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, याद रखना आपको। इसमें देखने को मिलेगा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर। तो ये हमने क्या डिस्कस किया है, ये हमने डिस्कस किया है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट हमने बात करी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड वायरल मेनिंजाइटिस के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं पूरा मेनिंजाइटिस आपका यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। हर एक लेवल पे क्वेश्चन पूछा है मेनिंजाइटिस के अंदर। अगर वायरल मेनिंजाइटिस पूछ ले तो सबसे पहला इसमें क्या एमसीक्यू मिलता है, जितने भी मेनिंजाइटिस है, अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल, वायरल, अमीबियल, प्रोटोजोल, तो सारे मेनिंजाइटिस के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस कौन सा है, वायरल मेनिंजाइटिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस है। सेकंड एमसीक्यू क्या बनेगा, वायरल मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है। अगर वायरल मेनिंजाइटिस हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है, एंटेरोवायरस। आपको आंसर करना है एंटेरोवायरस। ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस ज्यादा इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड वन इज फंगल मेनिंजाइटिस। सबके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में से क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फंगल मेनिंजाइटिस, थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ेंगे। फंगल मेनिंजाइटिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको पूछा जाए तो क्या आंसर करना आपको, क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मन्स, क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मन्स। बस एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ज्यादा याद नहीं रखना आपको, बस ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटोजोल मेनिंजाइटिस कोज करता है, तो एटलीस्ट आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए। प्रोटोजोल मेनिंजाइटिस ये कौन कोज करता है, अमीबा, अमीबा कोज करता है, ठीक है। अमीबियल, इसका क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस जो कि स्विमर में देखने को मिलता है, तो कौन सा है, प्रोटोजोल मेनिंजाइटिस, मोस्ट कॉमनली सीन इन, ये भी एमसीक्यू याद रखना है। जो स्विमर होते हैं, जो पानी में स्विमिंग करते हैं, उसके अंदर कौन से टाइप का मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, प्रोटोजोल मेनिंजाइटिस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो अमीबा है ये नेजल, जब पानी में स्विमिंग करते हैं तो नेजल म्यूकोसा के थ्रू कॉन्टेक्ट में आता है और उसके थ्रू मेनिंजाइटिस कोज कर देता है। तो ये एमसीक्यू पूछता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अमीबियल, इसको क्या बोलते हैं, अमीबियल मेनिंजाइटिस या प्रोटोजोल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट वन, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस।
इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद रखने, पेरासाइटिक मेनिंजाइटिस है तो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, न्यूरोसिस्टोसाइटोसिस, न्यूरोसिस्टोसेरोसिस, ये आपको याद रखना है। न्यूरोसिस्टोसेरोसिस क्या कॉज करता है, पेरासाइटिक मेनिंजाइटिस। इसके लिए जो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था तो यहीं पे बता देता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या देते हैं हम, अल्बेंडाजोल, ये भी आपको याद रखना है, अल्बेंडाजोल हम देते हैं पेरासाइटिक मेनिंजाइटिस में। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ये यूनिक क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रियोन्स करके एक क्वेश्चन आया था निमांस में, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रियोन्स किससे बोलते हैं, अगर प्रियोन्स, इसके एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आया था, प्रियोन्स क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। प्रियोन्स की वजह से अगर मेनिंजाइटिस होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रियोन्स मेनिंजाइटिस। और प्रियोन्स होते क्या है, ऐसे कोई से भी यहाँ पे जितने भी हमने जितना भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ये सारे कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा है। लेकिन कोई नॉन लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म मेनिंजाइटिस कोज कर दे तो पहला एमसीक्यू यही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूनिक एमसीक्यू बनता है इसमें से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मेनिंजाइटिस कर दे तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रियोन्स। या फिर वो कौन हो सकते हैं, इन्फेक्टेड प्रोटीन्स, प्रोटीन नॉन लिविंग आते हैं तो इन्फेक्टेड प्रोटीन्स अगर मेनिंजाइटिस कोज कर देते तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रियोन मेनिंजाइटिस। अब इसमें से जो इसके जो एग्जाम्पल है उसमें से एमसीक्यू आए थे और वही एग्जाम्पल जो एग्जाम में दिए गए थे एज ए ऑप्शन के रूप में। तो पहला था सीजेडी, सीजेडी अगर इसका पूरा नाम बोले तो क्रूड्सफेल्ट जेकब डिजीज, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्रूड्सफेल्ट जेकब डिजीज को हम क्या बोलते हैं, सीजेडी। और दूसरा अगर बात करें तो पुरु, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है, नोट्स में इनको ऐड कर लीजिए। पुरु इन्फेक्टेड प्रोटीन्स, प्रियोन्स जिसको हम बोलते हैं, और इनका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम भी आता है, ये भी याद रख लीजिए, मायोक्लोनिक सीजर ये कोज कर देते हैं, मायोक्लोनिक सीजर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो मेनिंजाइटिस के सबसे ज्यादा अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं कि सबसे ज्यादा एमसीक्यू कौन सा पूछा गया है, तो पूछा गया सीएसएफ एनालिसिस के अंदर। क्वेश्चन कैसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सीन इन द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर सीएसएफ की कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, जैसे उसमें ग्लूकोज देगा, प्रोटीन देगा। अब ये वाला जो एमसीक्यू है ये हमने नोट सेट सीरीज में बहुत बार प्रैक्टिस करवाया है, यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप नोट सेट सीरीज में जाके देखेंगे, मेनिंजाइटिस का बहुत बार प्रैक्टिस करवाया है, वहां जाके आपको देखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो अभी नोट सेट के जितने भी एग्जाम सबसे ज्यादा यही पूछा गया कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ फाइंडिंग में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। इससे ज्यादा हम मेनिंजाइटिस को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द बिलो इज ए कंफर्म्ड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए fetal heart rate in ultrasonography, ऑप्शन बी nausea and vomiting, ऑप्शन सी बीटा एचसीजी इन यूरिन, ऑप्शन डी अमीनोरिया। चलिए आपको इसका आंसर करना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस वर्ड पे ध्यान देखना आपको, कंफर्म्ड इंडिकेशन क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या हो गया इन प्रेगनेंसी का, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए fetal heart rate in अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसमें बेसिकली जो हम पढ़ते हैं इसमें प्रेगनेंसी के साइन, अलग अलग प्रेगनेंसी के साइन पढ़ते हैं, उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके अंदर। प्रेगनेंसी साइन और कौन कौन से साइन किस किस के अंदर इंक्लूड आते हैं, ये एमसीक्यू भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 3 हम इसके अंदर पढ़ते हैं, अलग अलग हम बात करें। पहला अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका प्रेजम्पटिव साइन, थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रेजम्पटिव साइन की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें, दिस इज द प्रोबेबल प्रेगनेंसी साइन, प्रोबेबल प्रेगनेंसी साइन। और थर्ड वन इज पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन। अब किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर, क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको इसमें से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पॉजिटिव साइन किसको बोलते हैं, जिसकी अगर ऐसे साइन जिसके अंदर जिसकी वजह से हमें लग सकता है कि मे भी प्रेगनेंसी हो सकती है, मे भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन ये कुछ सिम्टम है जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि शायद ही कुछ प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन हम कंफर्म नहीं बोल सकते। ऐसे साइन को हम क्या बोलेंगे, प्रेजम्पटिव साइन। इसके अंदर जो है कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है, जितने भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, ऑल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। देखो यहाँ पे आपको फोकस करना है साइन पे, यहाँ पे हम बात करते हैं साइन पे, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रेगनेंसी के जितने भी सिम्टम है, ऑल प्रेगनेंसी सिम्टम किसके अंदर आएंगे, प्रेजम्पटिव साइन के अंदर। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। जितने भी स्किन चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर,
जब आप प्रेगनेंसी के साइन पढ़ेंगे, जैसे कि लीनिया नाइग्रा अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, और जितने भी वहाँ साइन कोलेज्मा, ये जितने भी स्किन के जो चेंजेस है, ठीक है, स्ट्रिया ग्रेविडरम, ये जितने भी स्किन चेंजेस है वो किसके अंदर आते हैं, प्रेजम्पटिव साइन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या आता है इसके अंदर, अमीनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लेकिन केवल हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एब्सेंस को देख के ये नहीं बोल सकते कि उसको प्रेगनेंसी है, और भी कारणों से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस वहां पे देखने को मिल सकता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रेजम्पटिव साइन, यानी कि ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है प्रेगनेंसी का, सिर्फ प्रेजम्पटिव साइन है। और क्या अंदर आएगा इसके अंदर, वोमिटिंग। देखो यार, ये एमसीक्यू यार, ये याद रखना, स्किन चेंजेस किसके अंदर आते हैं, प्रेजेंटिव साइन के अंदर। अमीनोरिया किसके अंदर आता है, प्रेजेंटिव साइन के अंदर, ये याद रखना है आपको। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और जो चीज याद है, क्विकनिंग। क्विकनिंग किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट को जो मदर फील करती है, वो कब किस टाइप के साइन में आता है, वो प्रेजेंटिव साइन के अंदर, ये याद रखना है। एटलीस्ट ज्यादा क्लासिफिकेशन, इसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, सिर्फ आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेबल प्रेगनेंसी साइन। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रेगनेंसी हमें ऐसा लगता है कि ट्रू है, लेकिन हमें कुछ और जो है एडिशनल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है इसको कंफर्मेटरी बोलने के लिए। यहाँ पे तो सिर्फ हम इंडिकेट कर रहे थे कि मे भी हो सकती है, यहाँ पे हमें पता है कि प्रेगनेंसी है, लेकिन हमें कंफर्मेटरी टेस्ट उसके लिए कुछ और करेंगे, ऐसे साइन को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबल प्रेगनेंसी साइन। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है, जो हम प्रेगनेंसी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम क्या कौन सा हार्मोन देखते हैं, एचसीजी इन यूरिन, वो कौन से टाइप के साइन के अंदर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है। अगर एचसीजी इन यूरिन आता है तो वो कौन सा आता है, प्रोबेबल प्रेगनेंसी साइन, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे, यहीं पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्रिएट होता है, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। देखो दो लैंग्वेज इसके लिए यूज होती है, या तो हम इसको बोलेंगे प्रोबेबल प्रेगनेंसी साइन क्योंकि इसके अंदर आता है वो, या फिर इसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो दोनों में कंफ्यूजन होना, दोनों एक ही चीज आते हैं। किसके अंदर आएगा, एचसीजी इन यूरिन को अगर हम डिटेक्ट करते हैं, यूरिनरी टेस्ट हम करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, प्रोबेबल प्रेगनेंसी साइन। इसके अलावा जितने भी साइन हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम बात करें में जैक्विमर साइन, ओसिएंडर साइन, ठीक है, गुडल साइन, या फिर मैं बोलूं हेगार साइन, पामर साइन, फंडल हाइट का इंक्रीज होना, इंक्रीज फंडल हाइट, ठीक है, बेलोटमेंट, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये किसके अंदर आता है, सारे प्रोबेबल प्रेगनेंसी साइन के अंदर। याद क्या रखना है, एचसीजी इन यूरिन वाला आपको जरूर याद रखना है, इसमें क्विकनिंग आपको याद रखना है। अब सबसे ज्यादा हम बात करते हैं पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन, ये क्या होते हैं, कंफर्मेटरी। इनको देख के हमें क्या लगता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म है, इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म्ड प्रेगनेंसी है। तो किसके अंदर देखने को मिलता है, देखो क्विकनिंग जो आएगा वो किसके अंदर आएगा, प्रेजम्पटिव के अंदर, लेकिन जो लाइटनिंग आएगा वो किसके अंदर आएगा, पॉजिटिव के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, इसके आपको एक इंडेक्स बना के अलग से लिख लेना है, याद रखना है। कुछ चीजें मैं लिख भी नहीं पाया, लेकिन मैंने सारी बोल दी है, तो वो भी आपको ऐड कर देंगे। लाइटनिंग किसके अंदर आएगा, पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन के अंदर, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा। और क्या आएगा इसके अंदर, ये 3-4 है, ये जरूर याद रखना, फीटल हार्ट साउंड या फिर फीटल हार्ट रेट, ये तभी पॉसिबल जब फीटल वहां पे होगा, तो इसलिए इनको पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन बोलते हैं। देखिए ये जो है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है और ये पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। यहाँ पे साइन की बात हो रही है, यहाँ पे टेस्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें और क्या आता है इसके अंदर, जो फीटल का जो एक्सरे होता है, फीटल का जो एक्सरे होता है वो किसके अंदर आता है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करें और क्या इसके अंदर आता है, गेस्टेशनल सेक। गेस्टेशनल सेक अगर वहाँ पे यूजी में हमें देखने को मिल रहा है तो वो भी किसके अंदर आता है, वो भी पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन के अंदर आता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि कंफर्म्ड इंडिकेशन क्या है प्रेगनेंसी का, जो हमें कंफर्म कर देगा, तो फीटल हार्ट रेट इन अल्ट्रासाउंड। और यहाँ पे देख रहे हैं फीटल हार्ट रेट हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये कुछ एमसीक्यू है, सब में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रेजेंटिव में से क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबल में से पूछा, पॉजिटिव में से पूछा हुआ है। सारे इंडेक्स बना के याद रखना है। सिर्फ अभी लेक्चर देखो, ये अभी आपको याद होगा टेम्परेरी, आप बाद में भूल जाओगे। जब तक नोट्स बना के नहीं लिखोगे आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम में। तो आपको लिखना है, आपको जितने भी आप पेपर सोल्व कर रहे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से, यूनिक नर्सिंग क्लासेस से कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको वहाँ पे उसके नोट्स बनाने हैं ताकि आप इजीली उनको रिवाइज करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द क्रेनियल नर्व अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी। इजी एमसीक्यू है। ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व 7, ऑप्शन बी क्रेनियल नर्व 9, ऑप्शन सी क्रेनियल नर्व 5, ऑप्शन डी क्रेनियल नर्व 3। तो सबको पता है क्रेनियल नर्व 7 में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो क्या देखने को मिलता है, बेल्स पाल्सी। क्रेनियल नर्व का क्लासिफिकेशन हमने अलग से जो नोट्स सीरीज में बता दिया था। जो क्रेनियल नर्व 7 है उसको कौन से नर्व बोलते हैं, फेशियल नर्व।
फेशियल नर्व। अब इसमें दो तरीके से हम इसको देखते हैं। अगर क्रेनियल नर्व का यूनिलेटरली वहां पे इफेक्ट देखने को मिलता है, अगर यूनिलेटरली इफेक्ट होती है यानी कि एक साइड, सिंगल साइड, हमारे फेस के सिंगल साइड पे अगर सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बेल्स पाल्सी। इसको हम क्या बोल देते हैं, बेल्स पाल्सी। और यही अगर बायलेटरली अगर अफेक्ट हो जाती है क्रेनियल नर्व, बायलेटरली अगर अफेक्ट हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल पाल्सी। ये दोनों सा डिफरेंस आपको याद रखना है, फेशियल पाल्सी। और इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं तो एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है एब्स पैरालिसिस, जिसको एब्स पाल्सी भी बोलते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन दो लेवल पे पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, कौन सा प्लेक्सस के डैमेज की वजह से हमें देखने को मिलता है, तो कौन सा प्लेक्सस है, ब्रेकियल प्लेक्सस। और उसमें भी अगर हम बात करें तो अपर ट्रंक, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ब्रेकियल प्लेक्सस का जो अपर वाला पार्ट है, अपर ट्रंक अगर डैमेज हो जाता है तो हमें एब्स पाल्सी देखने को मिलती है। और एमसीक्यू और क्या पूछा गया कि कौन सी जो नर्व इंजर्ड होती है, C5 C6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपको याद रखना है। ये 5 स्टार एमसीक्यू याद रखना, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। C5 C6 के इंजर्ड होने से कौन सा देखने को मिलता है, हमें एब्स पैरालिसिस वहां पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स पैरालिसिस या एब्स पाल्सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लम्पिके पाल्सी, क्लम्पिके पाल्सी, ये आपको याद रखना है, क्लम्पिके पाल्सी। ये भी ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजर्ड होने की वजह से हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस का लोअर ट्रंक, यहाँ पे हम बात करें अपर ट्रंक, यहाँ पे हम बात करें लोअर ट्रंक। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसका लोअर ट्रंक जो है इंजर्ड होता है, तब हमें क्लम्पिके पाल्सी देखने को मिलता है। इसी को एब्स पैरालिसिस का एक बार दूसरा और नाम लिख लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, वेटर्स टिप। वेटर्स टिप भी इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। और क्लम्पिके पाल्सी का दूसरा नाम क्या है, क्लोहेन, क्लोहेन डिफॉर्मिटी, ठीक है। दोनों को याद रखना है। तो इसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो कौन सी जो नर्व इंजर्ड होती है, C8 T1, दोनों हमसे ही याद रखना, बार बार पूछा गया है, ठीक है। ब्रेकियल पाल्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सस का क्वेश्चन है तो प्लेक्सस का क्वेश्चन है तो आप करना है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजर्ड होता है, स्पेशली पूछ ले कौन सा ट्रंक, तो अपर ट्रंक होता है, लोअर ट्रंक इसमें होता है क्लम्पिके में, कौन सी नर्व इंजर्ड होती है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। दूसरे नाम से पूछ सकते हैं कि वेटर टेस्ट किसको बोलते हैं, क्लम्पिके पाल्सी किसको बोलते हैं। तो ये हमारा एमसीक्यू था, क्रेनियल नर्व बेल्स पाल्सी के अंदर 7th क्रेनियल नर्व इफेक्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीव्स आर firmly maintained even though they are not said by other is called। ऑप्शन ए डिलीरियम, ऑप्शन बी हेलुसिनेशन, ऑप्शन सी इल्यूजन, ऑप्शन डी डिल्यूजन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी डिल्यूजन। और डिल्यूजन के सबको पता है, जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। कोई भी पर्सन है वो अपने कुछ ऐसे बिलीफ बना लेता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, डिल्यूजन में बोलते हैं, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, ठीक है। एक तो डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है फॉल्स बिलीफ बना लेता है, जो फिर्मली मेंटेन करता है वो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग इसके टाइप में से आता है कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, इसके अंदर क्या क्वेश्चन आएगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का जो पेशेंट है, अगर इसका टाइप, पहला टाइप की अगर हम बात करें, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पहले नॉर्सेट सीरीज में इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक बताएंगे। ग्रैंडियोसिटी में क्या बोलेगा, पेशेंट अपने आप को क्या समझेगा, महान, या तो वो पावर में समझे, ठीक है, या मनी में, या किसी भी फेम में, किसी भी चीज में पेशेंट को लगता है कि पेशेंट कैसा स्टेटमेंट देगा, आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूँ। तो किस टाइप का डिलीजन है, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और इसके अंदर एक और देखने को मिलता है, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, डिलीजन ऑफ पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है। परसिक्यूशन क्या करेगा, इसका अगर हिंदी मतलब है शक, पेशेंट को शक होगा कि कोई या तो उसको पॉइजन दे रहा है, या फिर उसको चीट कर रहा है, या इसको कोई पीछे से उसको फॉलो कर रहा है, तो ये सारे उसको शक रहेगा ऑल टाइम। इस टाइप के डिलीजन को क्या बोल देंगे, परसिक्यूटरी डिलीजन या डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। जैसे बहुत सारे डिलीजन के अलग अलग 5, 6 से 7 टाइप होते हैं, सारे हमने कहाँ पे डिस्कस करने की, जो नोट सेट सीरीज है उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और बिना नोट सेट सीरीज अगर आप ESIC में जाते हो एग्जाम देने, तो ये आपके लिए बहुत लॉस होगा, क्योंकि आप बिना नोट सेट सीरीज, क्योंकि नोट सेट सीरीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वहाँ पे डिस्कस करें। एलुजिनेशन और इल्यूजन का हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्कस कर रहा है। इसमें अगर बेसिक डिफरेंस बताए तो इसमें जो है स्टिमुलाई जो होता है, स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, और हेलुजिनेशन के अंदर
स्टिमुलाई एब्सेंट होता है। बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। डिटेल में जानना है, देखना है तो आपको नोट सेट सीरीज में जाके इसको समझ सकते हो। इसका एमसीक्यू पूछा जाता है नोट सेट पे भी एलुमिनेशन का। एडवांस लेवल के जितने भी एलुमिनेशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा हमने नोट सेट सीरीज में डिस्कस कर रखा है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें, पेप्सिनोजन इन द स्टमक इज सिक्रेटेड बाय ऑप्शन ए गोबलेट सेल्स, ऑप्शन बी जी सेल्स, ऑप्शन सी पेराइटल सेल्स, ऑप्शन डी चीप सेल्स। तो इजी एमसीक्यू एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी चीप सेल्स। तो कुछ स्टमक का जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। स्टमक में बेसिकली 4 टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सा सिक्रेशन, कौन कौन सा सेल से देखने को मिलता है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फोविलार सेल्स, फोविलार सेल्स। दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, फोविलार सेल्स किसको बोलते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। नाम से आपको पता है ये क्या सिक्रेट कर रही है, म्यूकस का प्रोडक्शन करती है स्टमक के अंदर। नेक्स्ट टाइम की अगर सेल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप की सेल्स होती है दी आर पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स। इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना, ऑक्जेंटिक सेल। इन्हीं को हम बोल देते हैं ऑक्जेंटिक सेल। ये क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा एसिड है उसका प्रोडक्शन कौन करता है, हमारी पेराइटल सेल करती है या ऑक्जेंटिक सेल करती है। तो तीसरे टाइप की जो स्टमक सेल होती है उनको हम बोलते हैं चीप सेल्स, चीप सेल्स। सबका जो दूसरा नाम वो जरूर याद रखना है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जाइमोजेनिक सेल, जाइमोजेनिक सेल्स। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है, पेप्सिनोजन को, जो कि बाद में HCl के कांटेक्ट में आने पे पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये पेप्सिनोजन का सिक्रेशन किससे हो गया, चीप सेल्स। और यही हमारा एमसीक्यू हमने पूछा है। नेक्स्ट हम फोर्थ टाइप की सेल्स की अगर हम बात करें, इनको बोलते हैं जी सेल्स, जी सेल्स, या इनका नाम क्या है, गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक है, गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल्स। ये क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, ये भी हमसे क्या होता है कि गैस्ट्रिक हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिन जी सेल से सिक्रेट होता है स्टमक के अंदर। ये क्या करता है, ये जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो बेसिक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन याद रखना, पहले भी हमने नोट सेट सीरीज में डिस्कस कर रखा है। करेक्ट आंसर विल बी चीप सेल्स। इसका दूसरा नाम क्या होगा, जाइमोजेनिक सेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेरासिटी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ नर्सिंग वैल्यूज रेफर टू, ऑप्शन ए बीइंग फेथफुल टू एग्रीमेंट्स, ऑप्शन बी टेलिंग द ट्रूथ, ऑप्शन सी बीइंग आंसरेबल फॉर वंस एक्शंस, बीइंग फेयर एंड जस्ट। तो वेरासिटी का जो बेसिक जो है मीनिंग पूछ रखा है, द करेक्ट आंसर विल बी टेलिंग द ट्रूथ। बेसिकली किसका क्वेश्चन है, जो हम नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग के जो एथिकल प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ये हर एग्जाम के अंदर, इसका एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कुछ हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो नर्सिंग के प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस। जस्टिस हम किसको बोलेंगे, जो जितने भी सारे पेशेंट को है अगर उनके प्रति हम फेयर रहे और इक्वली ट्रीट करें, ये कुछ वर्ड है आपको यह ध्यान रखना है, इक्वली पेशेंट को हम ट्रीट करें, ठीक है, तो वो जस्टिस के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस से आपको नाम से पता लग गया, बेनिफिशियंस का मतलब होता है बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद, यानी कि हमारे जितने भी एक्ट है, जो भी एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम जितने भी एक्ट हो रहे हैं वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो, हमारे एक्ट से जितना भी ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को फायदा हो, तो वो किसके अंदर आता है, बेनिफिशियंस के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन माल एफिशिएंस। नॉन माल एफिशिएंस जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नॉन माल एफिशिएंस का मतलब क्या होता है, हमारे कोई भी एक्ट से पेशेंट को किसी भी तरफ का हार्म नहीं हो, किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हो, वो किसके अंदर आता है, नॉन माल एफिशिएंस के अंदर, यानी डूइंग नो हार्म, पेशेंट को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना, नॉन माल एफिशिएंस के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है, बीइंग आंसरेबल फॉर वन एक्शन, जो भी हमें काम दिया गया है उसके लिए हम आंसरेबल, हम उसको अच्छे से कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी है हमारी। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर बेसिकली हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है अकाउंटेबिलिटी के अंदर, जो भी हमें काम दिया हम अच्छे से कर पा रहे हैं, हम उसके लिए जो आंसरेबल है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरासिटी। दो वर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज देखने को मिलता है। वेरासिटी का मतलब क्या होता है,
वेरासिटी का मतलब होता है टेलिंग द ट्रुथ, यानी पेशेंट को, चाहे पेशेंट के लिए वो हैप्पीनेस वाला ट्रूथ है या सैडनेस वाला है, हमें हर कंडीशन में पेशेंट को क्या बताना है, ट्रुथ बताना है। यही क्वेश्चन में पूछा गया। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, टेलिंग द ट्रुथ। ये एमसीक्यू पूछा गया, बार बार याद रखना है। एक और इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन होता है, सिक्स्थ नर्सिंग प्रिंसिपल है, एथिकल प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं फिडेलिटी। फिडेलिटी किसको बोलेंगे, जो भी हमने पेशेंट से प्रॉमिस किए हैं उनको पूरा करना है, यानी कि अपने जो प्रॉमिस किए हैं पेशेंट को, कीपिंग प्रोमिसेस, ये किसके अंदर आता है, फिडेलिटी के अंदर आता है। हम जो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके पेशेंट को जो भी हमने प्रॉमिस किया, स्पेशली किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साइकेट्रिक पेशेंट है। साइकेट्रिक पेशेंट का आपको विश्वास जीतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आपको जितने भी प्रॉमिस, अगर आप बोल रहे हैं कि आपको 6 बजे हम इस तरीके से हम आपको ये चीज देंगे, खाने के लिए देंगे, इस तरीके से आपको 1 घंटा टीवी देखने के मिलेगा, तो सारी चीजें अगर साइकेट्रिक पेशेंट को अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आता है, और वो प्रॉमिस आप पूरा कर रहे हैं तो फिडेलिटी के अंदर आता है। ये भी हमारे एथिकल प्रिंसिपल के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी हमसे आता है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी किसको बोलेंगे हम, जो भी हमें काम जो दिया गया है हम उसको इंडिविजुअली परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, ऑटोनॉमी। हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या नहीं है, बेसिकली जो क्या वर्ड यूज होगा इसके लिए, डिसीजन मेकिंग। ये कुछ एथिकल प्रिंसिपल है, तो ये किसके अंदर आते हैं, जो नर्सिंग के एथिकल प्रिंसिपल है, जो अलग अलग इसमें जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीइंग फेथफुल, टेलिंग द ट्रूथ, इस तरीके से आपको कीवर्ड दे देंगे और आपको वहां पे पहचानना होगा कि कौन सा जो प्रिंसिपल की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अनअट्रैक्टिव मैन सेलेक्ट्स एक्सपेंसिव स्टाइलिश क्लॉथ्स टू ड्रॉ अटेंशन टू हिमसेल्फ, द डिफेंस मैकेनिज्म exemplified। ऑप्शन ए डिनाइल, ऑप्शन बी कंपनसेशन, ऑप्शन सी डिसोसिएशन, ऑप्शन डी कन्वर्जन। चलिए, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो किसका है, आपके जो 14 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें से आपको एग्जांपल दिया हुआ है और आपको पहचाना कि किस टाइप का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। हर एग्जाम को छोड़ के एक एमसीक्यू पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ सेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी कंपनसेशन। अगर डिटेल में अगर 14 की 14 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आपको देखने हैं तो नॉर्थ सेट सीरीज के अंदर में अलग अलग सीरीज के अंदर डिटेल में हर एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को जो है हमने जो है एक्सप्लेन किया है। बेसिकली कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, वो एक उसका फील्ड में क्या है, वीक है। मान लीजिए कोई जो पर्सन, हम एग्जांपल इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो वीक है किसके अंदर, स्टडी के अंदर, वो स्टडी के अंदर वीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, स्पोर्ट्स के अंदर एक्स्ट्रा जो है हार्डवर्क करेगा और वहां पे मेडल जीत लेगा। तो यहाँ पे उसने अपनी स्टडी को कंपनसेट किया किससे, स्पोर्ट्स के थ्रू। तो किस टाइप का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, कंपनसेशन। वैसे इसके अंदर अगर कोई पेशेंट है वो अनअट्रैक्टिव है, यहाँ पे आपको कीवर्ड याद रखना है, अनअट्रैक्टिव, यानी कि वो सुंदर नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि वो सुंदर नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए ज्यादा महंगे कपड़े पहनेगा, स्टाइलिश क्लॉथ्स पहनेगा, अटेंशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। तो किस टाइप का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, दिस इज द कंपनसेशन। एग्जाम्पल कुछ भी देखिए पूछा जा सकता है, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो किसी भी अपनी एक फील्ड की कमी को दूसरी इस फील्ड में अचीवमेंट लेके उसको कंपनसेट करना, दिस इज द कंपनसेशन। डिनाइल किसको बोलते हैं, किसी भी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन को हम क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, डिनाई कर देते हैं, तो डिनाइल के अंदर आता है। डिसोसिएशन, कन्वर्जन, ये बेसिकली ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हम इसको नहीं पढ़ते हैं। स्पेशली जितने भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, जितने भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, सारे एमसीक्यू हमने नोट सेट के अंदर सोल्व करवा रखे हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एन इमूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए सिन आर्थरोसिस, ऑप्शन बी एमपी आर्थरोसिस, सी पोली आर्थरोसिस, ऑप्शन डी डायआर्थरोसिस। क्वेश्चन क्या है कि इमूवेबल जॉइंट है, उसके लिए हम कौन सी जो है टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए सिन आर्थरोसिस। जल्दी से हम थोड़ा सा ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ज्वाइंट का अगर हम क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो 2 टाइप से हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसके बिहार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है उसके फंक्शन के बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें फंक्शन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के हम ज्वाइंट पढ़ते हैं। पहला हम बात करें तो सिन आर्थरोसिस हम किसको बोलेंगे, ऐसे टाइप के ज्वाइंट जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिन आर्थरोसिस, नो मूवमेंट।
उस जॉइंट में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ तो स्कल, स्कल की बोन के अंदर कोई मूवमेंट देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सिन आर्थरोसिस। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड क्लासिफिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एमपी आर्थरोसिस। एमपी आर्थरोसिस, इस टाइप की जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इससे स्लाइटली मूवेबल होते हैं, यानी कि इतने फ्रीली मूवेबल नहीं होते, लेकिन इनमें स्लाइट मूवमेंट देखने को मिलता है, स्लाइटली मूवेबल। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज, थर्ड टाइप इज, दिस इज द डायआर्थरोसिस। डायआर्थरोसिस, डायआर्थरोसिस किसको बोलेंगे, जिसके अंदर फ्रीली मूवमेंट प्रेजेंट हो। तो तीनों टर्मिनोलॉजी एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा जॉइंट है जिसको फ्रीली मूवमेंट देखने को मिलता है, उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, डायआर्थरोसिस। ऐसा कौन सा जॉइंट है जो स्लाइटली मूवेबल होता है, उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी, एमपी आर्थरोसिस। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, सिन आर्थरोसिस। तो आपको याद रखना है एस ए डी सेड करके, ठीक है, एस से सिन आर्थरोसिस, ए से एमपी आर्थरोसिस, डी से डायआर्थरोसिस। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें भी हम तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, जिसके बीच में जो फाइब्रस जो प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसके बीच में, दोनों जॉइंट के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज जो प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। और थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट, जिसके अंदर फ्रीली मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से टाइप के स्ट्रक्चरल मूवमेंट में जो मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कौन से टाइप का जो मूवमेंट है वो सिन आर्थरोसिस है, क्वेश्चन क्या आएगा, कौन से टाइप का मूवमेंट सिन आर्थरोसिस, और ऑप्शन में होंगे फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। तो आपको सीधा इस तरीके से इसको आंसर करना है। जितने भी फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो सिन आर्थरोसिस होते हैं, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। जितने भी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो एमपी आर्थरोसिस होते हैं, स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है। और जितने भी साइनोवियल जॉइंट है वो डायआर्थरोसिस होते हैं, वहाँ पे फ्रीली मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। फर्दर इनमें साइनोवियल जॉइंट के अंदर हम हर बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे मान लिया आपका हिंज जॉइंट में से क्वेश्चन आ जाए, पाइवट में आता है, बॉल एंड सॉकेट में आता है, ठीक है, कॉन्डाइलर में आता है, इलिप्सोइड आता है। ये सारे क्लासिफिकेशन किसका आता है, सेडल जॉइंट का आता है। तो ये किसके टाइप है, साइनोवियल जॉइंट के अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये इनका क्लासिफिकेशन हमने नोट सेट सीरीज के अंदर देख लिया ऑलरेडी, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से, एक एग्जाम्पल देगा कि एल्बो जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है, या फिर जो नी जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है। तो आपको इस तरीके से चार ऑप्शन मिलेंगे, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट, और इस तरीके से आपको जो ऑप्शन में से एक टिक करना होगा। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं नोट सेट सीरीज के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज क्वेश्चन नंबर 11, बेसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ, ऑप्शन ए ग्रीन बीन्स, ऑप्शन बी फ्राइड राइस, ऑप्शन सी बेक्ड पोटैटोस, ऑप्शन डी बॉटल्ड हनी। तो बेसिकली क्या है, सिंगल लाइनर एमसीक्यू है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में 3 या 4 एग्जाम में पूछा गया इसलिए हमने इसको ऐड करा है। बेसिकली एसआईसी में पूछा गया 2019 के अंदर। तो बेसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग किसके वजह से होता है, फ्राइड राइस। बस इतना से आपको ध्यान रखना है। सिंगल लाइनर में क्वेश्चन में जो फ्राइड राइस होता है, एक पैथोजन होता है बेसिलस सीरियस फूड पॉइजन जो क्रिएट करता है, वो किसमें, फ्राइड राइस में देखने को मिलता है, राइस के अंदर देखने को मिलता है। तो फ्राइड राइस को खाने की वजह से जो बेसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग वहाँ पे देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर विल बी फ्राइड राइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, ऑप्शन बी बोरेलिया ब्रडगेड ऑप्शन सी ओरेंटिया सुत्सुगामुसी, ऑप्शन डी रिकेट्सिया टाइफी। तो ये भी ईएसआईसी के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो नोट सेट में पूछे जा रहे हैं वो किस पे क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज्यादा, लाइम डिजीज के अंदर या फिर वेक्टर के अंदर, जो कि हमने नोट सेट सीरीज के अंदर पूरा डिस्कस कर रखा है। या फिर आप जो हमने शॉर्ट्स वीडियो के अंदर लिस्ट देख सकते हैं इनकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक एमसीक्यू ईएसआईसी के अंदर पूछा जा सकता है। तो वो लिस्ट आप जाके देख सकते हैं। तो शॉर्ट्स वीडियो में वहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है हमने, जितने भी वेक्टर है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्वेश्चन। बेसिकली जो बोरेलिया ब्रडगेड है वो किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, लाइम डिजीज का। और क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसका वेक्टर क्या है। तो वहाँ पे जाके पूरी लिस्ट जो है आप उसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी ओरेंटिया सुत्सुगामुसी। स्क्रब टाइफस किसकी वजह से होता है, ओरेंटिया सुत्सुगामुसी की वजह से। तो इसके अंदर टाइफस के अलग अलग पार्ट होते हैं, जो जैसे हम बात करें एंडेमिक टाइफस, एंडेमिक टाइफस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, जिसका रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। तो ये आपको याद रखना है, अगर ये पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि रिकेट्सिया प्रोवाजेकी क्या है, एंडेमिक टाइफस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हम बात करें एपिडेमिक टाइफस के बारे में। एंडेमिक
रिकेट्सिया टाइफी को हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक टाइफस। सॉरी, यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, दिस इज द एपिडेमिक टाइफस। यहाँ पे आपको करेक्शन करना है एपिडेमिक टाइपस, यानी कि क्वेश्चन पूछ ले कि एपिडेमिक टाइपस जो होता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? रिकेट्सिया प्रोवाजेकी के वजह से। नेक्स्ट हम बात करें रिकेट्सिया टाइपी क्या कॉज करता है? एंडेमिक टाइपस। एंडेमिक टाइपस, बस इतने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद रखने हैं। एंडेमिक टाइपस का कौन सा है, एपिडेमिक का कौन सा, और स्क्रब टाइपस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। बाकी लाइम का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बोरेलिया ब्रिगेडफेरी है, इसका वेक्टर भी पूछते हैं, कौन सा जो हार्ड टिक है, सॉफ्ट टिक है, पूरी लिस्ट हमने वहां दे रखी है, वहां जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट यू शुड, ऑप्शन ए ऑक्सीजनेट द पेशेंट लंग्स बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग प्रोसीजर, ऑप्शन बी परफॉर्म सक्शन ऑन द पेशेंट फॉर लॉन्गर देन 10 सेकंड each time, ऑप्शन सी अप्लाई सक्शन इंटरमिटेंटली एज द कैथेटर इज इंसर्टेड, ऑप्शन डी अप्लाई सक्शन कंटिन्यूअसली व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर। सक्शनिंग का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि पेशेंट के सक्शन करने से पहले और सक्शन करने के बाद में जो पेशेंट के लंग्स है उसको क्या करना है? हमें ऑक्सीजनेट करना है। तो सक्शनिंग से अभी नोटसेट का जो क्वेश्चन, नोटसेट जो पेपर हुआ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, हम देखते हैं थोड़ा सा सक्शन के बारे में। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत क्यों है? सक्शन जो होता है कभी भी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना होता, लेकिन यहाँ पे क्या है लॉन्गर देन 10 सेकंड, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अप्लाई सक्शन इंटरमिटेंटली एज द कैथेटर इंसर्टेड, नहीं, जब भी हम कैथेटर सक्शन कैथेटर इंसर्ट करते हैं उस टाइम क्या करते हैं, जो सक्शन मशीन वो स्टॉप रहनी चाहिए, बंद रहना चाहिए। अप्लाई सक्शन कंटिन्यूअसली व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, हाँ ये इसके लिए है कि जो इंसर्ट कर रहे होते हैं तब क्या करना होता है, हमें स्टॉप करना होता है, और जब इंसर्ट कर देते हैं तो इंटरमिटेंटली कंटिन्यू सक्शन हमें करना होता है, तो दोनों गलत है। तो कुछ सक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सक्शन है, अगर न्यूबॉर्न के जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आएंगे, जो फर्स्ट सेक्शन है फर्स्ट सेकंड, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो न्यूबॉर्न में उसमें सक्शन किस तरीके से करेंगे, पहले माउथ से करेंगे या नोज से करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, न्यूबॉर्न के अंदर माउथ से सक्शनिंग करनी है, देन हमें नोज से सक्शन करना है। ये भी एमसीक्यू एक बार दो बार एमसीक्यू पूछा हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या क्वेश्चन बनता है, सक्शन प्रेशर में से क्वेश्चन बनता है, कितना हम सक्शन प्रेशर रखेंगे जब हम सक्शनिंग करेंगे, जो वॉल सक्शन है उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। स्पेशली अगर हम बात करें एडल्ट के अंदर, तो एडल्ट के अंदर जो सक्शन प्रेशर होगा 100 to 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्ड के अंदर हम कितना सक्शन प्रेशर रखते हैं, 80 to 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। और अगर हम बात करें जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न के अंदर हम कितना रखेंगे, अगर वो प्री मेच्योर है, प्री मेच्योर के अंदर हम रखेंगे 40 to 60 mm ऑफ Hg, ठीक है। और अगर मेच्योर है, मेच्योर न्यूबॉर्न है, तो हम इसके लिए रखेंगे 60 to 80 mm ऑफ Hg। तो ये सारे प्रोसेस आपको याद रखने हैं, नर्सिंग फाउंडेशन में रिसेंटली एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सक्शन कैथेटर है वो किस साइज का यूज करते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोटसेट में अभी क्वेश्चन पूछे गए सक्शन कैथेटर पे से। तो सक्शन कैथेटर जो है अगर हम न्यूबॉर्न की अगर हम बात करें तो कितना यूज करेंगे हम, न्यूबॉर्न में अगर है तो 8 to 10 फ्रेंच हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर चाइल्ड की अगर हम बात करें तो कितना यूज करेंगे, 10 to 12 फ्रेंच हम यूज करते हैं। और अगर हम एडल्ट की अगर हम बात करें तो कितना सक्शन कैथेटर कितना फ्रेंच का, 12 to 16 फ्रेंच का हम सक्शन कैथेटर जो है हम यूज करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है ये सक्शन के बारे में। और अगर हम बात करें सक्शन कैथेटर की अगर हम बात करें तो कितना हमें इंसर्ट करवाना होता है, सक्शन कैथेटर इंसर्ट कब करवाना, अगर हम बात करें कॉन्शियस पेशेंट के अंदर, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हमें कितना इंसर्ट करवाना है, जब तक पेशेंट में गेग रिफ्लेक्स नहीं आ जाए। पेशेंट के अगर गेग रिफ्लेक्स आ जाते हैं तब हमें तो उतनी देर तक हमें क्या करना है, उतनी डिस्टेंस तक हमें सक्शन कैथेटर इंसर्ट करवाना है। नेक्स्ट हम बात करें अनकॉन्शियस पेशेंट में जो है गेग रिफ्लेक्स एब्सेंट होते हैं, तो हमें क्या देखना है, हमें कब तक जो है सक्शन कैथेटर इंसर्ट करवाना है, टिल रेजिस्टेंस, यानी कि जब तक हमें रेजिस्टेंस फील नहीं हो जाता है, आगे सक्शन कैथेटर हमें ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस फील हो रहा है, तब तक हमें सक्शन कैथेटर इंसर्ट करवाना है। ये क्या शो करेगा कि जो हमारा सक्शन कैथेटर है वो कैरिना तक पहुंच गया है, जहां हमें चाहिए वहां पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट हम बात करें ड्यूरेशन कितना रखते हैं हम सक्शन कैथेटर का, सक्शनिंग का 5 to 10 सेकंड, मोर देन 10 सेकंड जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, 10 सेकंड से ज्यादा हम सक्शन नहीं करते हैं। अगर इमेच्योर है, बेबी हुआ है, तो हम इसको लेस देन 5 सेकंड के लिए हम उसका सक्शन परफॉर्म करेंगे। और जो सक्शन ड्यूरिंग हम इंसर्टिंग, जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं
हमें क्या करना है, सक्शन मशीन को स्टॉप करके रखना है और रोटेटिंग मैनर के अंदर जो है सक्शन, जब उसको निकालते हैं तो रोटेटिंग मैनर के अंदर हमें सक्शन कैथेटर को रिमूव करना है। तो कुछ बेसिक है सक्शन कैथेटर के बारे में जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अमंग द फॉलोइंग द बोन दैट बिलोंग्स टू द एक्सियल स्केलेटन। ऑप्शन ए हायोड, ऑप्शन बी टार्सल्स, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी पटेला। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए हायोड। हमने पहले भी डिस्कस किया होता है। मान लीजिए एक पर्सन है इस तरीके से, ठीक है, तो दो तरीके के हम यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक होता है अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल किसको बोलेंगे, जो ये वाला जो पार्ट है एक्सियल, जो एक सीधी एक्सिस के अंदर है, जो सीधी लाइन के अंदर है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल स्केलेटन। और जितनी भी एक्सट्रीमिटीज है, यानी कि जो हमारे हैंड्स है और जितने फूट है, ठीक है, ये किसके अंदर आएगी, अपेंडिकुलर एक्सट्रीमिटीज के अंदर आते हैं। इसका बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछना है, टोटल जो बोन सबको पता है बेसिक 206 होती है, न्यू बोर्न में 300 होती है। 26 में से अगर हम बात करें तो जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर कितनी बोन होती है आपकी, 80 बोन होती है। ठीक है, और अपेंडिकुलर के अंदर बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। अब बेसिक क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो यूनिक होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 होती है, अपेंडिकुलर के अंदर 126 होती है। इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए आपकी जो स्कल है उसके अंदर कितनी बोन होती है, स्कल के अंदर होती है आपके 22 बोन। ये एमसीक्यू बनता है। स्कल के अंदर दो पार्ट हम पढ़ते हैं, एक पढ़ता है फेस, एक हम पढ़ते हैं क्रेनियम कैविटी। फेस के अंदर जो हमारी 8 बोन होती है, क्रेनियम कैविटी के अंदर 14, दोनों को मिलाकर कितनी होगी, 22, उसको बोलते हैं स्कल। ठीक है, ये थोरेसिक केज के अंदर कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, 12 पेयर ऑफ जो हमारी रिब्स होती है, यानी कि 24 हो गई, और एक स्टर्नम होता है। और अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं हमारे, 26। ठीक है, इसके अलावा और एक्सियल स्केलेटन के अगर हम बात करें तो 3 जो हमारी क्या होती है, ईयर साइकिल्स होती है, 3 एयर और साइकिल्स होती है, प्लस एक जो होती है हायोड बोन होती है। इनका जब हम टोटल करें तो कितना होगा, 80 बोन होती है हमारी। तो हायोड बोन के बारे में क्या क्वेश्चन आता है कि ओनली बॉडी की ऐसी बोन है जो किसी भी तरीके के कोई भी कनेक्शन में प्रेजेंट नहीं होती, किसी भी बोन से ये कनेक्टेड नहीं होती है। ओनली बोन है जो फ्री रहती है। ठीक है, ओनली बोन जो किसी भी तरह की बोन से कनेक्टेड नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, हायोड बोन बोलते हैं, जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लिंगुअल बोन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, या इसी को बोलते हैं टंग बोन। एक चीज और याद रखनी है आपको, मेलियस इनकस स्टेपीज, हम IS, इनकी कई बार जो है इनकी शेप में से क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके का शेप कौन सी बोन का होता है। अगर मेलियस की बात करें तो ये हेमर शेप की होती है। ठीक है, इनकस की बात करें तो ये एनविल शेप की होती है। ठीक है, और स्टेपीज की बात करें तो स्ट्रिप शेप की होती है, स्ट्रिप शेप की होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेलियस हेमर शेप की होती है, इस तरीके से आपको ना ऐसे आपको याद रख जाएगा, एनवेल और हेमर आपको याद करना पड़ेगा। तो कई बार शेप में से क्वेश्चन आ सकते हैं। और अपेंडिकुलर की हम बात करें, अपेंडिकुलर 126 होता है। अपर लिम्ब की बात करें तो कितना होता है इसके अंदर, 64 होता है। और लोअर लिम्ब की बात करें तो कितना होता है, 62 होता है। अलग अलग बोन में से इसमें से क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइन बोन किसको बोलते हैं, ब्यूटी बोन किसको बोलते हैं, लॉन्ग बोन कौन सी होती है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। तो बेसिक है, सबको पता है। इस तरीके से क्वेश्चन अब एग्जाम में आते भी नहीं, कई बार आ सकता है कि साइनिंग बोन कौन सी होती है, इसको हम टिबिया को हम बोलते हैं साइनिंग बोन। ठीक है, बाकी फ्रैक्चर में से अभी क्वेश्चन आते हैं बोन के अंदर, जो सारा डिस्कस हम फ्रैक्चर का नोट्स सीरीज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी इम्पेयर्ड सेरिब्रल सर्कुलेशन, ऑप्शन सी डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ऑप्शन डी डिटोरिएशन ऑफ स्पाइनल कॉलम। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए डीमाइलिनेशन ऑफ CNS। जो हम बात करते हैं, जो हमारी न्यूरॉन होती है उसके चारों तरफ कौन सीट प्रेजेंट होती है, माइलिन सीट। और इसी का अगर डीमाइलिनेशन हो जाता है तो 2 डिजीज हम पढ़ते हैं। एक हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन का डीमाइलिनेशन हो जाता है तो इसको तो हम बोल देते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बस इतना सा ही क्वेश्चन बनता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व का, न्यूरॉन का अगर डीमाइलिनेशन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं GBS, गुइलिन बेरी सिंड्रोम। तो दोनों में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, डीमाइलिनेशन दोनों ही डिजीज में होता है, लेकिन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन की डीमाइलिनेशन होता है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोल देंगे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डीमाइलिनेशन तो GBS बोल देंगे। और क्या MCQ बनता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो वीकनेस होती है वो कैसी होती है, डिसेंडिंग वीकनेस होती है। पहले अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि अपर पार्ट में बॉडी क्या आएगी, फिर देन नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर।
और जो जीबीएस में जो वीकनेस होती है वो असेंडिंग वीकनेस होती है, यानी कि पहले नी, जर्क, रिफ्लेक्स ये एब्सेंट होंगे, इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और लास्ट में जो रेस्पिरेटरी मसल्स को ब्लॉक कर देगी। इसलिए इसके अंदर हम जो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, हम रेस्पिरेशन को मेंटेन करके रखेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बहुत सारे क्वेश्चन है, जीबीएस के बहुत सारे एमसीक्यू है। लेरमट साइन क्या होता है, यूथोप साइन क्या होता है, ये सारे एमसीक्यू जो हमने डिस्कस कर रखे हैं नोट्स सीरीज के अंदर। पूरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस जीबीएस में अच्छे से पढ़ा रखा है, तो ये वहां जाके आप देख सकते हैं नोट्स सीरीज के अंदर, वहां बहुत हेल्प मिलेगी आपकी ईएसआईसी एग्जाम के लिए। तो वहां जाके आप इस जितने भी एग्जाम है वो नोट्स की सीरीज कराइए, जितने भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 2019 का जो ईएसआईसी पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड का, वो हमने डिस्कस कर लिया है 2 लेक्चर के अंदर। हमने सारे एमसीक्यू ने डाले, सिर्फ 30 एमसीक्यू इसके अंदर इंक्लूड करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इसमें इसके आसपास जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं हमने वो डिस्कस करने की कोशिश करें। अब आप कमेंट करके बताइए कि अब हम इंडिविजुअल ईएसआईसी सीरीज चलाएंगे जिसमें हम अपने खुद के क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो आपको कमेंट करना है कि आप ज्यादा पोर्शन कौन से सब्जेक्ट के और किस तरीके के आप अप्लाइड बेस या सिंगल लाइन में किस तरीके के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं सीरीज के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।